नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अभी न्यूज़ आज आपके लिए लेकर आया है कुछ नया, जहां सवाल किसी और के होंगे और जवाब भी किसी और को देना है। अक्सर हम ही सवाल करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक बंसल, जो है शैक्षणिक और साहित्यिक जगत के जाने माने चेहरे, जिन्होंने पहले पत्रकारिता करी और फिर आज यहाँ मौजूद हैं एक लेखक के रूप में। और उसी के साथ आज हमारे साथ दूसरी तरफ मौजूद हैं श्रमजीवी यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज सवाल इनके होंगे, जवाब उनको देना है और हम बात करेंगे एक किताब के बारे में। सर, शुरुआत करते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज़ में। ये अभी न्यूज़ का मतलब भाग्य है, सौभाग्य है कि आप दोनों यहाँ एक साथ उपस्थित हैं। कहिए सर, क्या कहेंगे? आपसे शुरुआत करते हैं। थैंक यू दीक्षा जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दूंगा कि हम लोग आज अभी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमको ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपने मौका दिया। मेरे साथ हैं मेरे गुरुजी, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और साहित्य के एक प्रखर लेखक हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इतिहासविद हैं और सामयिक विषयों में इनकी बड़ी पकड़ है। जनपदीय पत्रकारिता क्या मैं कह रहा हूँ, प्रदेश की पत्रकारिता भी और देश की पत्रकारिता भी इनके नाम के लिए मोहताज नहीं है। जनसत्ता जैसे अखबार से लेकर राष्ट्रीय सहारा जैसे चैनलों में काम करके गया और काफ़ी लंबे अरसे तक शोध कार्यों के साथ साथ लेखन के कार्य से जुड़े रहे। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरा ही नहीं अपितु जनपद का सौभाग्य है कि एक इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे जनपद में मौजूद है। और मैं आगे की चर्चा करूँगा, उससे पहले सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर का थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि सर अपने बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा बताएं। वैसे अपने बारे में अपनी बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि व्यक्ति का मूल्यांकन हमेशा इतिहास करता है, साथ में उसके साथी या समाज के लोग करते हैं। बहरहाल अपने बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं एक सन 1978 से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और एक अध्यापक के रूप में मैंने 41 साल सेवाएं दी। लेकिन एक अध्यापक रहते हुए भी मैंने अपने लेखन को बनाए रखा, क्योंकि बचपन से ही मुझे लिखने का शौक़ था और अध्यापक बनने के बाद मैं अध्यापन के साथ लेखन का भी कार्य करता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे एक अवसर मिला जनसत्ता अखबार में मथुरा से का प्रतिनिधि बनने के लिए, तो उसके लिए भी मैं लंबे समय तक काम करता रहा। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने बनाई और उन फिल्मों को मैंने जो विषय दिया वो ब्रज से जुड़ी हुई यहाँ की सभ्यता थी, यहाँ की संस्कृति थी, इतिहास था और यहाँ के शख्स थे, ऐसे शख्स जिनका किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। इन 5 फिल्मों को बनाने के बाद मैंने एक पुस्तक लिखना प्रारंभ किया और उसका वो ब्रज के लघु आख्यान के नाम से वो प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में ब्रज का ही सब कुछ लिखना जुड़ना है। लेकिन आज हम जिस पुस्तक पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस पुस्तक का नाम है चल मन वृंदावन। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है। इसको अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, बहुत जल्दी ही इसका लोकार्पण दिल्ली में होगा। इस पुस्तक की कई विशेषताएं हैं। तो सर, जैसे आपने बोला कि आपने अपने अध्यापन के साथ साथ जब आप BA से बोले प्रोफेसर थे, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आप रहे और उस प्रोफेशन के साथ साथ आपने लेखन के पत्रकारिता के साथ साथ लेखन और साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी गहरी रुचि रही। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? खासतौर से लिटरेचर की तरफ आप और राइटिंग की तरफ कहाँ से झुकाव आपका हो गया? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? दरअसल मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, विरासत में मुझे मिली है। मेरे पिता श्री रतनलाल बंसल एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक लेखक थे, जिनकी बहुत सारी किताबें अंग्रेज़ी ज़माने में बैन हुई थी और वहीं मेरे परिवार में ही लिखने पढ़ने का एक शौक़ था। वहाँ से ही मैं लिखता रहा और फिर यहाँ आने पर मैं जब बालक था तो अमर उजाला के जो बाल पेज हुआ करते थे बच्चों के लिए, उसमें लिखना शुरू किया था यहीं से और फिर लिखता रहा। और फिर लेकिन एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि साहित्य चाहे वो अंग्रेजी हो हिंदी हो, उसका कोई छात्र होता है तो उसको लिखने की प्रेरणा स्वतः ही पढ़ते पढ़ते मिल जाती है। तो हमने भी देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो नामचीन साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, वो हिंदी या अंग्रेजी के
छात्र रहे, साहित्य में उन्होंने एमए किया, अध्यापक बने, चाहे वो ये हरवंश राज बच्चन हो या दूसरे लोग हों। तो ये कह सकते हैं कि साहित्य को पढ़ते पढ़ते और साहित्य को पढ़ाते पढ़ाते मैं एक छोटा सा साहित्यकार बन गया। तो आपका कहना है कि एक जो संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम पढ़ते पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या युवा वर्ग का पढ़ाई की तरफ झुकाव है, तो कहीं ना कहीं उसमें लेखन की रुचि भी आ जाती है। जी जी। तो अभी सर आपने एक कॉफ़ी टेबल बुक की बात की, तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कॉफ़ी टेबल बुक होती क्या है? कॉफ़ी टेबल बुक एक चित्रात्मक पुस्तक होती है जिसमें 80% चित्र होते हैं, 20% उसका जो मैटर होता है उन चित्रों के बारे में या दूसरी और चीज़ों के बारे में। तो एक आकर्षक, एक ऐसी पुस्तक होती है जिसको लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें उनका एक आकर्षण बना रहता है उन चित्रों के माध्यम से। एक चित्रात्मक झांकी है एक विषय को लेकर। लेकिन एक टेक्निकल नाम है कॉफ़ी टेबल। तो हाँ, इसका मतलब क्या मीन्स है? क्या इसको कॉफ़ी टेबल या कॉफ़ी टी टेबल क्यों नहीं दिया गया? ये है कि आप एक मेज पर रखिए इसको और उसका आनंद लीजिए, एक कप चाय के साथ लीजिए। तो मतलब एक साधारण मुख्य रूप से यही कह सकते हैं, एक एलीट वर्ग्स के लिए वो कॉफ़ी। यस। तो सर आपने इसके लिए आपने बोला कि चल मन वृंदावन। तो वृंदावन की क्या या ब्रज के समग्र ब्रज को समाहित ये पुस्तक आपने लेखन इसकी आप लेखक हैं इसके, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा क्या, क्योंकि ब्रज में काफ़ी पुस्तकें ब्रज के ऊपर लिखी जा चुकी हैं, बड़ा साहित्य, बहुत गहराई में साहित्य है, काफ़ी पुस्तक हैं, म्यूजियम में भी काफ़ी पुस्तक हैं और ब्रज भी काफ़ी लोकप्रिय है। मतलब कह सकते हैं कि ये पुस्तक अलग क्यों, मतलब ये एक डिफरेंट क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है कि ये बिल्कुल इसकी संपादका जो है वो माननीय सांसद हमारी हेमा मालिनी जी हैं मथुरा की, और ये हमारा सौभाग्य है कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, एक नृत्यांगना इसकी वो है संपादका हैं, उन्होंने इसको संपादन किया है। और जो मुख्य संपादक हेमा मालिनी जी हैं और संपादक हैं हमारे डॉक्टर अशोक बंसल जी, और जिन्होंने इसको संपादित किया। लेकिन ये जो प्रेरणा है आपकी इस डिफरेंट एलीट से हटकर, ऐसा क्या रीज़न रहा कि इतनी सारी पुस्तकें, इतनी सामग्री होने के बावजूद भी आपने एक कॉफ़ी टेबल बुक के बारे में सोचा लेखन के लिए? इसके दो कारण हैं। इसको लिखने की जो प्रेरणा और श्रीमती हेमा मालिनी को इसका मुख्य संपादक बनाने के लिए उनसे निवेदन करने की एक वजह रही, और वो एक घटना थी। वो घटना ये थी कि कोरोना काल की बात है, मेरा एक मुझे अवसर मिला हेमा जी से बात करने का, तो मैंने उनसे एक बात ये कही थी कि एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे शख्स हुए, ऐसे ऐसे स्थल हैं, इनकी उपेक्षा हमारी सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं और लोगों को नहीं मालूम। मैंने उदाहरण दिया था सूरदास की समाधि पर जो पारासौली में है। मैंने बताया था कि सूरदास किसी भी मायने में शेक्सपियर से कम नहीं है, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सूर के पदों को गाने वाले बहुत सारे गीतकार, जिसमें बॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध गीतकार भी हैं, वो गायक हैं, उन्होंने पदों को गाया और लेकिन कभी भी वो उनके मन में ये नहीं आया कि हमें सूरदास की समाधि की ओर जाना चाहिए एक बार। जबकि शेक्सपियर में वहाँ इंग्लैंड के लोग, अंग्रेजी साहित्य से जुड़े लोग, सभी लोग जाते हैं। स्टेट फोर्ट ऑन एवन जो लंदन से 200-300 किलोमीटर दूर है, वही नहीं जाते। सारी दुनिया के लोग, जिनमें हमारे भारतीय लोग भी हैं, जब लंदन जाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं और वो एक श्रद्धांजलि वहाँ की जो जन्मस्थली है सूर की, वहाँ की विलियम शेक्सपियर की, वहाँ दे के आते हैं। हम लोगों के मन में कभी ये नहीं आता। हम लोग अगर कहें तो दूसरे शहरों के लोग ही नहीं, हमारे शहर के खुद लोग, यानी कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग भी सूरदास की समाधि पर मुझे लगता है नहीं जाते। ये आपकी पीड़ा रही, ये पीड़ा है कि हम लोग यहाँ के मतलब स्थानीय लोग भी और दरकिनार करते हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा का स्रोत यही रहा क्या? इसके अलावा कुछ और भी रहा आपका? तो ये बात मैंने हेमा जी से कही थी, तो हेमा जी को भी ये बात अपील करी और उन्होंने ये कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा इस समाधि का जीर्णोद्धार हो, इसका प्रचार हो,
और देश विदेश में प्रचार हो, उन्हें कैसे हो सकता है। मैंने यही कहा कि एक ऐसी कॉफ़ी टेबल बुक छापी जाए जिसका देश और विदेश में जिसको लोग पसंद करें, पढ़ें, और पर्यटक भी पढ़ें, तीर्थयात्री भी पढ़ें, या और यहाँ के स्कूल कॉलेज के छात्र भी पढ़ें, तो उनको एक समग्र ब्रज की जानकारी हो। सूरदास ही नहीं, सूरदास के साथ समग्र ब्रज उसमें प्रस्तुत हो। तो एक इस तरीके की योजना बनी, हेमा जी ने स्वीकृति दी, और उन्होंने 2 साल तक हम लोगों को केवल हम लोगों ने यह एक टीम बनाई, और उस टीम को लेकर हमने काम किया। लेकिन हेमा जी उस टीम से, हमसे, इसके संपादन से लगातार जुड़ी रही। यह उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या आपको लगता है कि हेमा जी की सेलिब्रिटी होने का, या उनके देश विदेश में जो फॉलोअर्स हैं, या उनकी जो नॉलेज है, उसका फ़ायदा आपको इस बुक के माध्यम से मिला, या आपके लेखन से उनको कुछ फ़ायदा हुआ, वाइस एंड वर्सा? ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है, लोकार्पण होगा, लोगों के बीच में जाएगी, तब उनको ये महसूस होगा कि इस तरीके के प्रकाशन किसी ऐतिहासिक स्थल, किसी धार्मिक स्थल जो हजारों साल पुराने हैं, उनके प्रचार में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और इस पुस्तक की बात यह है कि अब तक आपने प्रारंभ में मुझसे पूछा था कि बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो ब्रज के बारे में, इस पुस्तक का क्या महत्व है फिर। तो मैंने आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रज के ऊपर न जाने कितने सालों से बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। ग्राउज, एफ.एस. ग्राउज मथुरा के कलेक्टर थे, 1874 में उनकी पुस्तक ये छपी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोर। उसके अलावा फिर बाद में बहुत सारे, प्रभुदयाल मित्तल जी का नाम लेना जरूरी है, ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास। और उसके अलावा एक और पुस्तक है जिसका कि संपादन श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने किया था, ब्रज विभव। इन सभी पुस्तकों में एक चीज़ देखी गई है कि वो जनसाधारण के लिए नहीं है, और समग्र ब्रज को एक पुस्तक रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो मेरे मन में ये आया कि उसको साधारण लोग भी पढ़ें, और पर्यटकों को मालूम पड़े कि हमारे ब्रज में है क्या। तो उस कवि को पूरा करने के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ। तो सर, आपका कहना है कि मतलब जो मोटो है कि इस पुस्तक के माध्यम से डेफिनेटली टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो ब्रज को के साथ साथ अपने शहर को भी पहचानेंगे, क्योंकि आपकी एक पीड़ा है, दर्द भी है कि अगर जानना है तो सबसे पहले अपने शहर से शुरुआत करिए, अगर इतिहास को जानना है तो। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा क्या रीज़न है कि आप बार बार इस बात को दोहराते भी हैं? हाँ। और खासतौर से युवा विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए ये मेरा अनुभव रहा है। पिछले 50 सालों में मैंने देखा है कि मथुरा में एक ऐसी चीज़ है, मथुरा म्यूज़ियम, जो पूरे एशिया में, एशिया का तो नंबर 1 है ये, और लेकिन पूरी दुनिया में मूर्ति कला के बारे में और कई दृष्टि से ये म्यूज़ियम बड़ा ऐतिहासिक है। लेकिन देखा यह गया है कि स्थानीय लोगों की संख्या, इसको देखने वाले दर्शकों की नगण्य होती है, कोई नहीं देखने जाता है इसको। और देखने तो हम तब जाएंगे जब हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये लोग आयोजन करें, शिक्षक उनको बताएं, उनके टूर ले जाएं वहाँ पर बच्चों के, उन्हें बताएं, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि मथुरा का जो इतिहास है वो क्या है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में अब हमारी कोशिश इस पुस्तक में यही रही है, कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ लिखा जाए जो इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम मिलती है तो कहीं कहीं मिलती है, उसको सामान्य रूप से नहीं दिखाया जाता। जैसे मैं उदाहरण के लिए 1-2 बातें बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध और महावीर समकालीन हैं और उनकी मुलाकात मथुरा में हुई। अब ये एक इतनी ऐसी घटना है जिसको सुनते हैं हम तो हम बड़े रोमांचित होते हैं, लेकिन इस चीज़ को छात्रों के बीच में नहीं बताया जाता। अगर हम ये चीज़ बताते हैं तो छात्रों में प्रेरणा पैदा होगी और मथुरा म्यूज़ियम एक बार जाएंगे, देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ना जाने कितने IAS
ये बात दोनों विभूतियाँ आज मुझे भी पहली बार पता लगा है, हाँ। मैं भी इतिहास का छात्र हूँ, कि दोनों महान विभूतियाँ समकालीन रही हैं, हाँ। लेकिन छात्र से इसकी इतिहास से बिल्कुल दूर है। ऐसा क्या जिम्मेदार इसके लिए जो जिम्मेदार हैं यहाँ के जो भी डिपार्टमेंट नहीं, शिक्षा, ये मेन चीज़ शिक्षा और स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहाँ बच्चों को ये दिशा निर्देश मिलता है। बच्चे वहीं घर के अंदर तो पलते हैं, लेकिन उनका जो मानस है उसका विकास स्कूल कॉलेजेस में होता है। और ये छात्रों, ये शिक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको हमें क्या बताना है। एक घटना और है कि जैसे मैंने बताया कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मुलाकात यहाँ हुई। अब ये रोमांचित बात है कि जिस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वहाँ एक ज़माने में इतने बड़े बड़े लोगों की मुलाकात हुई। एक और है कि सूरदास की जो समाधि पारासौली है, तो बल्लवाचार्य जी ने जो 8 कवियों की टोली बनाई कीर्तन करने के लिए, पदों की रचना करने के लिए कृष्ण की, वो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। उनके मुखिया महाकवि सूरदास थे। और उनसी टोली में एक और कवि थे जिनका नाम था नंददास। नंददास गोस्वामी तुलसीदास के भाई थे। और गोस्वामी तुलसीदास अपने भाई से मिलने के लिए पारासौली आए। तो नंददास ने हिंदी साहित्य के 2 महारथियों की जो मुलाकात है वो पारासौली में कराई। अब इस बात को सुनकर हम लोग रोमांचित होते हैं। तुलसीदास और सूरदास हिंदी के 2। सूरदास वो शख्स, वो साहित्यकार जिन्होंने ब्रज भाषा को हिंदी भाषा के शीर्ष पे पहुंचाया, और साथ ही साथ कृष्ण के नाम को घर घर में पहुंचाया। आज जो हम देख रहे हैं 500 साल बाद, ये घर घर में कृष्ण है, जन्माष्टमी है, कृष्ण से जुड़ी सूरदास जी जो स्मृतियाँ हैं, वो ब्रज में हर तीसरे किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई उनकी कृष्ण से जुड़ी चीज़ मिल जाएगी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है ब्रजवासियों की कि जिस स्थल पर वो रह रहे हैं वो खुद को पहचानें और खुद अपना ये सौभाग्य समझें कि हम इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया, इस भूमि पर जन्म लिया है, उसकी हमें रक्षा करनी है। यमुना का प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें सरकार कितना ही पैसा खर्च करे उसका नहीं कर सकते प्रदूषण को दूर, जब तक हमारे अंदर ये जागृति ना हो कि ये यमुना है, हमें इसको गंदी नहीं करना है। इस यमुना रानी से, यमुना महारानी से हमारी कितनी कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कौन करेगा? ये स्कूल में होगा, इस छात्रों के बीच में शिक्षक करेगा, घर के अंदर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो करेंगे। ये जब देंगे तो ब्रज के प्रति लोगों में एक उत्साह पैदा होगा, एक चार्म पैदा हुआ, और वहीं से फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से साहित्यकार बनेंगे, कवि बनेंगे, और इस परंपरा को सूर की और अष्टछाप के और कवि हैं उनको हम ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतिहास के छात्रों के लिए या साहित्य प्रेमियों के लिए ये पुस्तक एक शोध का कार्य करेगी, या किस तरह कुछ जो स्टूडेंट्स या ख़ास तौर से जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, या आप कह सकते हैं कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली आर्ट्स की तरफ झुकाव जिनका रहता है, साहित्य के लेखन की तरफ, पत्रकारिता की तरफ, कहीं ना कहीं ये पुस्तक बहुत प्रेरणा के कार्य करेगी स्रोत एक तरीके से। ये कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो एक अपने आप में कोई शोध ग्रंथ हो। ये संकलित, इसमें सारी जो रचनाएं हैं उनका जो हमने जो सामग्री ली है वो संकलित है, लेकिन उस सामग्री को का संकलन करके हमने उसको इतना शानदार ढंग से सजाने की कोशिश की है, परोसने की कोशिश की है, जिससे कि आपकी उसमें रुचि पैदा हो। यही इसकी ये हमारा जो श्रम है ये उसका प्रतिफल है कि हमारी सांसद हेमम जी ने इसे पसंद किया है, और उन्होंने मुझे ये भी हम लोगों को बताया है कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी इस पुस्तक को के बारे में चर्चा की, उनके विचार को लोगों ने स्वागत किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये पुस्तक पिछले सप्ताह हेमा जी ने दी थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश इस पुस्तक के लिए हम लोगों को दिया है, जिसका प्रकाशन हमने इस पुस्तक में किया है। और उन्होंने यह बात कही है कि इस तरीके की जो कॉफ़ी टेबल बुक है, इस तरीके की जो पुस्तकें हैं, वो महत्वपूर्ण ज़िले में जो ऐतिहासिक ज़िले हैं जहाँ उनकी अपनी विरासत है, उनकी संस्कृति है, इतिहास है, वहाँ भी इस तरीके की पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए। सर, इस पुस्तक के लेखन में आपने बहुत मेहनत की है,
एक सवाल है मेरे मन में भी आ रहा है, क्या जैसे चूँकि हर जिले का कोई ना कोई इतिहास होता है, और चूँकि भारत हमारा बहुत ही पुरातन देश है, ब्रज तो बहुत पुरातन है हमारा, बनारस की तरह, मिथ के साथ साथ कुछ इतिहास भी होता है जिसको मान्यताएं बोलते हैं। तो इतिहास और मान्यताओं को समेटे हुए इस पुस्तक का संकलन किया है, या इसमें मुख्यतः रूप से आपने इतिहास को स्थान दिया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इतिहास के जो छात्र हैं वो मिथ को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन जब हम ब्रज की बात करते हैं, इतने प्राचीन 5000 वर्ष पुराने इस नगर की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास में नहीं छूट जाती हैं। लेकिन तो इतिहासकार को ऐतिहासिक चीज़ों को ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए, उसको मिथ को भी उसको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। हमने इस चीज़ को देखा है कि बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत ऐसी चीज़ें पाठकों के ऊपर छोड़ दी, हमने इसमें रख दी हैं और रोचक हैं, वो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, राधा रानी से जुड़ी हुई हैं, उनको उसको हम हटाकर ब्रज का इतिहास, यानी आपने दोनों का, मान्यताओं का और इतिहास का मिथों का संतुलन किया है। दोनों का सम्मान किया, संतुलन किया है, संबंधन किया है। एक मैं देखता हूँ कि आपका जो इतिहास है, जैसे आपने और भी पुस्तकों लेखन कार्य किया है, इसके साथ साथ दर्जनों पुस्तकें आपने लिखी हैं, और लेटेस्ट आपकी एक फ्रोया टू मेलबोर्न है वाया मथुरा, इस तरीके से एक कुएं में भांग है, ये बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। और हालांकि लेटेस्ट पुस्तक आपकी चलमन वृंदावन है। आपकी पुस्तकों में एक रोचकता बहुत रहती है व्यंग्य के साथ साथ, तो एक सामरिक विषय के साथ साथ और गंभीरता के साथ साथ आप एक रोचकता के मतलब रोचकता के समग्र सामयिक को समाहित करते हुए आप व्यंग्य को कैसे इसमें अंदर रखते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। व्यंग्य कैसे आ जाता है आपकी इन पुस्तकों में? नहीं, व्यंग्य तो नहीं आता है। प्रारंभ में एक पुस्तक मैंने लिखी थी, कुएं में भांग, वो उसमें व्यंग्य थे, मैं लिखता था, लेकिन पिछले 1 दशक से मुझे लगता है कि ब्रज के बारे में जहाँ हम रहते हैं और उसकी बात करनी चाहिए, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए। तो मैंने अपने आप को, अपने लेखन को, अपने चिंतन को ब्रज को केंद्र में रखकर करना शुरू करा है। एक आप ब्लॉग भी चलाते हैं फेसबुक पे, हमने देखा है, और उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं। एक किस्सा नायाब, तो ये कहाँ से टाइटल कैसे लिया आपने एक किस्सा नायाब का? देखिए, लोगों को, जो पाठक है, पाठक को 2 चीज़ें चाहिए। एक तो सरलता चाहिए, सहजता चाहिए, और रोचकता चाहिए। अगर आप पाठक को अपने सामने रख के कोई चीज़ लिखेंगे तो निश्चित रूप से पसंद की जाएगी। उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से पाठक कोई अपनी ये सारी बातों को करता है तो निश्चित रूप से उसकी चीज़ों को लोग पसंद करेंगे। मैं कान्हा के ब्रज की एक झलक, चलमन वृंदावन की बात करते करते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कॉफ़ी टेबल बुक है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें एक टीम है, और उस टीम में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारे साथी श्री जनार्दन शर्मा जी हैं। अगर वो इसमें रुचि ना लेते तो निश्चित रूप से इसका प्रकाशन, लेखन भी संभव ना होता। श्री जनार्दन शर्मा ने हम लोगों को बहुत सारी जो पुस्तकें हमें चाहिए थी, संदर्भ ग्रंथ चाहिए थे, उनको खोजा, लाए हमारे लिए। और इतना ही नहीं, उन किसी विशेष विषय पर काम करते हुए उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी भी दी। इसके साथ साथ ये हमारे बारी गली मथुरा के अंदर एक मंदिर है, उसका नाम आप जानते होंगे, शत्रुघ्न महाराज का मंदिर। यह मंदिर मैं समझता हूँ लोगों को नहीं मालूम है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, जबकि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। शत्रुघ्न के मंदिर मैं समझता हूँ एक ये है, और मुझे बताया गया कि एक और कहीं दूसरे शहर में भी है, और इससे बड़ी कथाएं जुड़ी हुई हैं। उस मंदिर को भी हमने इसमें स्थान दिया है, और उस मंदिर के जो सेवायत हैं सुनील आचार्य, उनको हमने अपनी इस संपादकीय टीम में शामिल किया। वजह इसकी यही रही कि ब्रज की बारीक जानकारी के वो ज्ञाता हैं, और उन्होंने हमको बहुत इसमें मदद की है। और इसके साथ साथ
एक व्यक्ति का नाम लिए, अगर हम नहीं लेते हैं तो वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे इस पुस्तक के साथ, और वो हैं डॉक्टर हरवंश चतुर्वेदी। हरवंश चतुर्वेदी नोएडा में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के निदेशक हैं और मथुरा के रहने वाले हैं। और मथुरा की प्रगति में, मथुरा के विकास में, चाहे कैसे आर्थिक विकास हो या साहित्य का हो, संस्कृति का हो, उसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं और मदद करते हैं। तो इस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर हरवंश चतुर्वेदी की जो संस्था विमटेक है उसने किया है। अगर ये पुस्तक देखने में, जैसे आपने देखा, खूबसूरत है, तो इसकी खूबसूरती संभव ही नहीं थी अगर वो इतने ऐसे लोगों का हमें साथ ना मिलता। तो केवल प्रकाशन ही नहीं किया, उन्होंने उसमें बहुत सारे लेखों को जोड़ा है। जैसे एक लेख का जिक्र मैं करना चाहूँगा, नाथद्वारा। अब नाथद्वारा तो बहुत दूर है, अगर ब्रज की कोई बात करता है तो नाथद्वारा को इसमें स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने इसमें स्थान उन्होंने दिया है। वजह ये है कि गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके जो ईष्ट देव हैं वो ना जाने कितने शहरों में घूमते घूमते वो नाथद्वारा में आज हैं। तो नाथद्वारा और मथुरा एक लघु ब्रज है। नाथद्वारा कोई एक नाथद्वारा अलग से नहीं है, उसको लघु ब्रज कहेंगे। माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के साथ साथ जनार्दन शर्मा जी, सुनील आचार्य जी और विमटेक के जो डॉक्टर हरवंश चतुर्वेदी जी का सहयोग, ये हमारे रूप से। और इसके साथ साथ और लोग भी, साथी लोग हैं जिन्होंने इसकी प्रूफ रीडिंग की है और इसको त्रुटिहीन बनाने की का प्रयास किया है। बहुत सारे लोग हैं, उनके आभारी हैं। सर, भविष्य के लिए क्या आपकी क्या है, भविष्य की योजना क्या है इस पुस्तक के अलावा? इस पुस्तक बहुत शॉर्ट में आपसे पूछूंगा, अगर पसंद किया जाता है तो इसका प्रकाशन इंग्लिश में हुआ है, हिंदी में हुआ है, इसके साथ साथ इसमें गुजराती में और होना चाहिए, क्योंकि गुजरात और ब्रज का बहुत अटूट रिश्ते हैं। तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के तीर्थयात्रियों को, वहाँ से आने वाले पर्यटकों को भी उसकी जानकारी मिली। मीडिया में इस पुस्तक की सुर्खियाँ आई तो काफ़ी लोगों ने प्रश्न किए सोशल मीडिया पे कि इस पुस्तक की कीमत को लेकर। आपसे पूछना चाहूँगा, इस पुस्तक की कीमत क्या है इस समय? नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब निःशुल्क है, कोई कीमत नहीं है, मूल्यहीन है मूल्यहीन, अमूल्य कह सकते हैं। ये पुस्तक अमूल्य है और होना भी नहीं चाहिए। किसी भी, अगर हम अच्छे कार्य को करते हैं तो उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। हमें अपने संसाधन से, और इस पुस्तक को जो उन्होंने हमको जो मदद की है, हमारे प्रकाशक को, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बम्बई ने की है, और वही विमटेक और इंडियन ऑयल के बीच का एक समझौता, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और विमटेक के बीच का समझौता है। हम लोगों ने संपादन का काम जोड़ा वजह से ये पुस्तक का, उन्होंने प्रकाशन का, संपादन और प्रकाशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया है, हमने तो केवल एक संपादन का कार्य किया है, और इससे ज़्यादा हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और कंट्रीब्यूशन अगर है तो जनार्दन जी का है। जनार्दन जी जो हेमा जी के साथ हर वक्त पिछले एक दशक से रहते हैं, उनका है। और इसका प्रचार प्रसार अगर होता है, अच्छी तरह लोग पसंद करते हैं, तो उसका श्रेय जनार्दन जी को ही जाना चाहिए। हेमा जी को तो जाएगा ही कि उन्होंने इतना वक्त दिया है इसमें। तो चलिए, ये आपका एक दूरगामी सोच है, बड़प्पन है कि आप स्वयं इस पुस्तक को इतने 2 साल आपने मेहनत की लिखने में, लेकिन आप इसका जो श्रेय दे रहे हैं वो दूसरों को दे रहे हैं। तो ये एक अच्छे साहित्यकार की और अच्छे लेखक की पहचान होती है। आप हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य रहा, और मैं दीक्षा जी से कहूँगा कि आगे इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं। मैंने इन दोनों की बातें सुनी और सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। और जो सर ने कहा है कि हर एक नागरिक को खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा अपनी ब्रज की धरोहर को संजोने के लिए। जैसे कि कहा कि यमुना जी का जल प्रदूषण से भरा पड़ा है, उसको प्रदूषित नहीं करना ये हमारी जिम्मेदारी है। धरोहरों को बचाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये शुरुआत होगी शिक्षा से। अगर सही शिक्षा होगी तो हर इंसान जिम्मेदार खुद पर खुद बनेगा। तो ये एक मैसेज अभी न्यूज़ की तरफ से इन बातों के ज़रिए जो मैं पहुंचा रही हूँ, और साथ में जो चल मन वृंदावन, जितना नाम सुंदर है उतनी ही सुंदर ये पुस्तक होगी, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको ये पुस्तक। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई पुस्तक है, आप इसका एक प्रिंट भी देख सकते हैं।
और वृंदावन का क्या ही कहना, वृंदावन वो जगह है जहाँ पर भगवान खुद बसते हैं, राधा रानी खुद बसती हैं वहाँ पर आकर। तो इस पुस्तक को जब भी दिल्ली में इसका होने वाला है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और लेखक की मेहनत को सार्थक करें। बाकी के लिए बने रहिए वीडियोस के साथ। नमस्कार। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।